वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज मैं एनआईएस क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए हिस्ट्री का चैप्टर 6 का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। बच्चों, मैंने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, आप जाके देख सकते हैं। मैं आपको नोट्स के जरिए समझाती हूँ ताकि आपको इजी टॉपिक्स में समझ आ सके और कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो। मैंने बहुत इजी वे में ये टॉपिक्स बना रखे हैं, पॉइंट टू पॉइंट बना रखे हैं ताकि आपको इजी टू लर्न भी हो सके। ओके, अगर इसमें भी आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी आपको पॉइंट समझ में नहीं आता, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको दोबारा कोई वीडियो बना के उसमें आपको बता सकती हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो में हमने सातवाहन वंश तक पढ़ा, तो आइए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सातवाहन वंश आखिर होता क्या है? ये भी एक वंश की बात चल रही है। ओके, तो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के मध्य सातवाहन वंश भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में प्रमुख रूप से उभरा। देखिए, समझने की कोशिश करिए, ईसा पूर्व का समय चल रहा है। ठीक है, ईसा पूर्व मतलब ईसवी से भी पहले का समय, ईसा पूर्व। ठीक है, मैंने पहले वीडियो में समझा रखा है आपको। तो ईसा पूर्व की जैसे प्रथम शताब्दी चल रही है, अब मान लीजिए पहला साल चल रहा है। ठीक है, मध्य सातवाहन वंश, मध्य किसे कहा गया? जैसे मान लीजिए एक साल में बीच में क्या आता है? जून आता है, तो ये क्या हुआ? एक साल का मध्य बिंदु हो गया, मध्य। ठीक है, महीना ऐसे ही हो गया। प्रथम शताब्दी के मध्य सातवाहन वंश भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में प्रमुख रूप से उभरा। ये ऐसा समय था जब सातवाहन वंश राजनीतिक परिदृश्य में उभरा था। ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट समझ में आया। अब सेकंड पॉइंट समझते हैं। सातवाहन शासक में महान शासक गौतमी पुत्र शतकर्णी था। अब देखिए, जो राज्य कर रहा है सातवाहन वंश में, उसमें महान शासक कौन था? महान राजा कौन था? तो वो था गौतमी पुत्र शतकर्णी। उसका साम्राज्य दक्षिण में कृष्णा नदी, बच्चों याद रखिएगा, दक्षिण में, यह ये स्टार्ट होता है दक्षिण की नदी से जिसका नाम है कृष्णा, और उत्तर में गोदावरी नदी तक फैला हुआ है। यहाँ पे नदी टू नदी की बात की गई है, मतलब कृष्णा से गोदावरी तक, दक्षिण से उत्तर तक। ठीक है, इससे आपको याद रहेगा। तीसरवीं शताब्दी के चतुर्थ भाग में, मतलब चौथे भाग में, सातवाहन वंश का पतन हो गया। मतलब जो चतुर्थ भाग था तीसरी शताब्दी का, उसमें ये जो सातवाहन वंश था वो क्या हुआ? समाप्त हो गया। इसके बाद सातवाहन वंश के बाद इक्ष्वाकु वंश का शासन स्थापित हो गया। सातवाहन वंश के बारे में हम पढ़ेंगे डीपली, राज व्यवस्था और प्रशासन के बारे में। ठीक है, तो सातवाहन साम्राज्य आहार अथवा उप प्रभावों अर्थात जिलों में विभाजित था। आशा है बच्चों की आपको ये लाइंस इजी वे में समझ आ रही होगी। ठीक है, प्रशासन की लघुतम, लघुतम मतलब सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का अध्यक्ष मतलब जो ग्राम को चलाता था वो क्या होता था? ग्रामिक। राजा के सहायक तथा मंत्री के रूप में अमात्य का विवरण मिलता है। अमात्य क्या होते हैं? जैसे पहले सैनिक होते थे ना, वैसे ही उससे भी पहले की बात अमात्य, ये भी सैनिक के प्रकार के ही होते हैं, दास। ओके, तो भारतीय इतिहास में प्रथम बार सातवाहन शासकों ने बौद्ध धर्म स्वीकार करने के लिए बौद्ध तथा ब्राह्मणों को कर मुक्त भूदान किया। इन्होंने कितना अच्छा काम किया! इन्होंने एक तो बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और बौद्ध तथा ब्राह्मणों को कर मुक्त मतलब बिना कर के उन्होंने भूदान किया। बाद में व्यवस्था महत्वपूर्ण हो गई। वह स्वयं को ब्राह्मण मानते थे। याद रखना बच्चों, वो स्वयं को कौन मानते थे? ब्राह्मण मानते थे। कौन? सातवाहन वंश। सातवाहन शासकों में सबसे महान शासक कौन माना जाता है? ये क्वेश्चन है आपका पहला, तो इसका आंसर होगा गौतमीपुत्र। सेकंड क्वेश्चन है, सातवाहन वंश की राजधानी का नाम लिखे। तो सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी, जो महाराष्ट्र में औरंगाबाद के निकट पैठान में है। सातवाहन साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो सातवाहन साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम है, अभी हमने पढ़ा था। करमुक्त धार्मिक अनुदान की परंपरा भारत में किस वंश के शासकों ने प्रारंभ की? सातवाहन। सातवाहन शासक स्वयं को किस वर्ण से संबंधित मानते थे? ब्राह्मण। कितना इजी आपको समझ में आ गया ना इसके आंसर? आपने सभी क्वेश्चंस के कितने इजी वे में आपको आंसर पता चलते गए होंगे, है ना? तो आइए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, व्यापारिक तथा व्यावसायिक गतिविधियां। ठीक है, व्यापारिक का आप समझ रहे हैं, व्यापार करना। ठीक है, और व्यावसायिक मतलब जैसे कंपनियां हो गई उस टाइम, आज के टाइम में जो कंपनी हम बोलते हैं उद्योग। ठीक है, व्यावसायिक गतिविधियां।
आंतरिक तथा बाहरी मार्ग, पहले हम बात करेंगे अंदर और बाहरी मार्ग मतलब अंदर और बाहर के रास्ते। ठीक है, आंतरिक मार्ग मतलब अंदर का रास्ता। मौर्योत्तर युग में आंतरिक तथा बाह्य व्यवसाय के व्यापार में प्रगति रही, मतलब बहुत अच्छे से बढ़ा। प्राचीन भारत के दो मार्ग माने जाते हैं, दो आंतरिक मार्ग माने जाते हैं। ठीक है, पहला जो उत्तर पथ, जो कि भारत के उत्तरी तथा पूर्वी हिस्सों को उत्तर पश्चिम सीमाओं से जोड़ता है। देखिए, पहले टॉपिक हम बात कर रहे हैं आंतरिक मार्ग के बारे में। ठीक है, तो आंतरिक मार्ग में भी दो मार्ग माने जाते हैं। तो पहला मार्ग वो था उत्तर पथ। उत्तर पथ से पता चलता है ये उत्तर और पूर्वी हिस्सों को जोड़ता है, ठीक है, सीमाओं को। और सेकंड है दक्षिण पथ, ठीक है, जो कि उत्तर तथा दक्षिण भारत को जोड़ने वाला मार्ग दक्षिण पथ था। यह इलाहाबाद के निकट कौसाम्बी से प्रारंभ होता है। कौन? आंतरिक मार्ग जो था यह इलाहाबाद के निकट कौसाम्बी से प्रारंभ होता है, जो कि उज्जैनी से होकर महत्वपूर्ण बंदरगाह बड़ौज तक जाता है। दक्षिण पथ आगे जाकर प्रतिष्ठान तक था, जो कि सातवाहन साम्राज्य की राजधानी थी। याद रखिए बच्चों, सातवाहन साम्राज्य की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान। बाह्य मार्ग, अब बात करेंगे बाहरी मार्ग के बारे में। 45 ईस्वी में एक यूनानी समुद्री यात्रा हिपेटस द्वारा मानसून की खोज करने के बाद व्यापारिक उद्देश्य के लिए, मतलब उन्होंने व्यापार के उद्देश्य से क्या आए, यहाँ पे आए थे, ज्यादा समुद्री यात्राएं प्रारंभ हुई। पश्चिम तट के बंदरगाह मारुक्स, सोपारा, कल्याण, मुजिरिस दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार समुद्री मार्ग से होता था। फिर सेकंड पॉइंट है पश्चिम तथा मध्य एशिया के साथ व्यापार। मौर्योत्तर कालीन व्यवसायिक गतिविधियों की विशेषता भारत तथा पश्चिम के साथ होने वाला व्यापार था। उस समय रोमन साम्राज्य अपने चरम पर था। प्रारंभ में व्यापार भूमि के माध्यम से होता था। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है ना? परंतु इन मार्ग में शासन करने वाले पारसियों द्वारा अवरोधों के बाद यह समुद्री मार्ग में स्थानांतरित हो गया। प्रथम ईस्वी के एक अज्ञात लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक पेरिलिप्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, ये जो ब्लैक पेन से मैंने हाईलाइट किया बच्चों, ये पॉइंट आप जरूर अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, में रोम भारत का सर्वश्रेष्ठ विवरण मिलता है। कहाँ का मिलता है? रोम भारत का सर्वश्रेष्ठ विवरण मतलब जानकारी आपको मिलती है। कौन सी पुस्तक से? पेरिलिप्स ऑफ द एरिथ्रियन सी। रोम वासियों, जो रोम के जो वासी थे, द्वारा इच्छित वंचित भारतीय उत्पाद थे। मसाले, इत्र, रत्न तथा हाथी दांत परिकृष्ट वस्त्र जैसे मलमल। ठीक है, रोम वासियों द्वारा इच्छित थे मतलब बहुत पसंद वाले उत्पाद थे। ठीक है, ये सारे मसाले, इत्र, रत्न तथा हाथी दांत। आगे बढ़ते हैं। निर्यात, किसी भी तरह के उत्पादों या सेवाओं को बाहर के किसी देश को बेचने को निर्यात कहते हैं। इसका उल्टा आयात होता है। भारत से रोम निर्यात मसालों में काली मिर्च भी शामिल थी, जिसे यवन प्रिय नाम से भी जाना जाता है। काली मिर्च को किस नाम से जाना जाता है? यवन प्रिय। रोम साम्राज्य के साथ भारतीय मसालों का व्यापार दक्षिण भारत से संचालित होता था। रोमवासी कई बहुमूल्य तथा आंशिक दुर्लभ रत्न का आयात करते थे। कौन करते थे? रोमवासी थे, जो बहुमूल्य और आंशिक दुर्लभ मतलब जो दुर्लभ रत्न थे, जो मिलना असंभव था, उसका आयात करते थे। किस किस चीज का? यथा हीरे, फिरोजा, नीलम, गौमेद तथा मोती, नील, चंदन की लकड़ी तथा इस्पात आदि। आयात के बदले रोमवासी सोना तथा चांदी की निर्यात करते थे। इसका पता प्रथम सदी में महाद्वीप में प्रचलित रोमन सिक्कों से पता चलता है। रोम का भारत के साथ सोने के अधिक निर्यात मिलता है। रोम द्वारा निर्यात वस्तु वाइन, अंगूर की शराब, अन्य निर्यातित वस्तु टीन, शीशा, मूंगा तथा दासी लड़कियां। इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, हस्तशिल्प तथा उद्योग। ठीक है, हस्तशिल्प से क्या अभिप्राय बच्चों? जैसे हाथों द्वारा जो बनाए जाते हैं ना उत्पाद, उनसे। ठीक है,
तो इस काल में हस्तशिल्प का उत्पादन असाधारण गति से बढ़ा, मतलब हम सोच भी नहीं सकते इतनी तेजी से बढ़ा था, ठीक है। क्योंकि आंतरिक तथा विदेशी दोनों प्रकार के व्यवसाय तथा व्यापार हस्तशिल्प पर आधारित थे। अब देखिए, जो भारत के लोग हैं और जो विदेशी लोग हैं वो भी क्या हो गए, हस्तशिल्प पर आधारित हो गए, मतलब उसी पे डिपेंड हो गए वो। मलिन पंधो नामक ग्रंथ में 750 व्यवसाय का उल्लेख है। इसमें 60 हस्तशिल्प पर आधारित थे। सोने, चांदी तथा रत्नों के कारीगर अलग अलग थे। उज्जैन माला उत्पादन का केंद्र था। उज्जैन माला क्या था, उत्पादन का केंद्र था। इस काल में शिल्पियों ने संपन्नता की नई ऊंचाइयों को छुआ। अभिलेखों से यह पता चलता है, मतलब जो सबूत मिले उनसे यह पता चलता है कि शिल्पियों ने धार्मिक मठों को भी अनुदान दिया। किसको अनुदान दिया था, धार्मिक मठों को। अब आता है फोर्थ पॉइंट, कारीगरों के संघ श्रेणी। व्यापारियों का समुदाय एक समूह के रूप में संगठित था। अब जैसे कि 2-4 लोग मिल गए तो एक समूह बन गया, ठीक है, जिसे श्रेणी कहा जाता था। इसका अध्यक्ष श्रेष्ठी होता था। अन्य प्रकार का व्यवसाय सार्थ कहलाता था। ये अंतरा क्षेत्रीय व्यवसाय समूह के घुमंतु या कौरवा प्रकार के व्यवसाय को परिभाषित करते थे। इस संगठन का अध्यक्ष सार्थव नाम से होता था। इन व्यापारियों के जैसे सभी हस्तशिल्पी समूह भी संघ के रूप में संगठित था, जिसका ज्येष्ठा प्रधान था। इनमें बुनकर, अनाज व्यवसायी, बांस के तेल उत्पादक, कुम्हार, ये सभी आते थे। ये उन संघ व्यापारियों अथवा शिल्पियों का संगठन था जो या तो एक ही व्यवसाय थे या फिर एक ही प्रकार की वस्तु का उत्पादन करते थे। मतलब मान लीजिए कि आप 4-5 लोग इस साइड हो गए और 4-5 लोग इस साइड हो गए, तो या तो वो एक ही व्यापार करेंगे, जैसे कि सारे सोने बनाएंगे और एक चांदी का करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही एक एक श्रेणी में वो क्या हो गए, अलग अलग हो गए कि ये अनाज का काम करेगा, ये बांस के तेल का काम करेगा, ठीक है। आपने प्रमुख का चुनाव स्वयं ही करते थे। अब इसमें मुखिया कौन बनेगा, मेन लीडर कौन बनेगा, ये खुद ही चुनाव करते थे लोग। उत्तर, अब ये क्या है, क्वेश्चन आपके आ गए, या आप रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। कला तथा स्थापत्य कला, ये क्या होती है, तो मौर्योत्तर काल में कला धार्मिक ही थी, ठीक है। ये मौर्योत्तर काल के बारे में बात चल रही है ना, अभी ये चैप्टर मौर्योत्तर काल पे ही डिपेंड है। तो उस टाइम कला जो थी वो क्या थी, धार्मिक थी। कला तथा स्थापत्य कला के क्षेत्र में 2 मुख्य स्तूप का निर्माण और मूर्ति कला की शैलियों का विकास रहा। इस काल में प्रथम बार मूर्ति बनाई गई थी। यही वो काल है बच्चों जिसमें पहली बार मूर्ति का निर्माण हुआ था, ठीक है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र के संपर्क के कारण मूर्ति कला का विकास हुआ। इसे गंधार कहा जाता था, ठीक है बच्चों। इसे गंधार कहा जाता था, एक बार रिवीजन करिए। इस काल में प्रथम बार मूर्ति बनाई गई थी। उत्तर पश्चिम क्षेत्र के संपर्क के कारण, मतलब उत्तर का जो क्षेत्र है और पश्चिम क्षेत्र है, इन दोनों का क्या संपर्क होता था, ठीक है। मूर्ति कला का विकास हुआ और इसे गंधार कहा जाता था। ये यूनानी शैलियों से बहुत हद तक प्रभावित थी। सेकंड आता है स्तूप। क्या होता है स्तूप, एक अर्धवृत्ताकार गुंबद होता था, ठीक है, जिसमें एक केंद्रीय प्रकोष्ठ होता था, मतलब बीच में एक केंद्रीय प्रकोष्ठ होता था। यहाँ एक छोटी संदकूची में बौद्ध अथवा बौद्ध भिक्षुओं के अवशेषों को रखा जाता था। उसी के अंदर इस काल के 2 स्तूप बरहुत सांची, जो कि मध्य प्रदेश में है, यह अशोक द्वारा निर्मित थी, ठीक है। इस काल के 2 स्तूप जो हैं वो बहुत ही नामी थे, ठीक है बच्चों। कौन कौन से, बरहुत और सांची, जो कि मध्य प्रदेश में अशोक द्वारा निर्मित थी। इसके इनका बाद में विस्तार अमरावती और नागार्जुन कोंडा स्तूप पर बसी मूर्तियों, जातक तथा अन्य बौद्ध कहानी पर आधारित है। सेकंड पॉइंट है चट्टान स्थापत्य कला। स्तूपों के अलावा इस काल में चट्टान काटकर इमारत तथा भवन बनाए जाते हैं। सातवाहन शासन के काल में महाराष्ट्र में
के पुणे, नासिक के पास के ठोस चट्टान से मंदिर, भवन तथा भिक्षुओं के रहने के लिए स्थल बनाए जाते थे। उन स्थल को चैत्य नाम से जाना जाता था। भिक्षुओं ने निवास स्थल को क्या कहा जाता था? विहार कहा जाता था। जहाँ जो बौद्ध भिक्षु रहते थे ना, उस स्थान को कहा जाता था विहार। मूर्ति कला की शैलियां। ईसा के प्रथम शताब्दी में बौद्ध धर्म में दो विभाजन हुए, हीनयान और महायान। किसमें विभाजन हुआ था? बौद्ध धर्म में। ठीक है, तो महायान क्या थे? बौद्धों ने बुद्ध को भगवान मानकर मानव रूप में पूजा करने पर बल दिया था। परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में विभिन्न क्षेत्रों में महात्मा बौद्ध की प्रतिमाओं का सृजन हुआ, मतलब बनाए गए। इस काल में मूर्ति निर्माण की 3 मुख्य शैलियां विकसित हुई। बच्चों, आज के साथ वीडियो एंड करते हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ भी समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।